आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से, सबसे बाहर वाले कोश से अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं तो उसे कहेंगे प्रथम आयनन एंथैल्पी। और आयनन एंथैल्पी का वैल्यू जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो आकर्षण बल है उसको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएंगे। तो इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए आपको जो ऊर्जा देनी पड़ेगी उसे आप क्या कहेंगे? आयनन एंथैल्पी। और इसकी वैल्यू हमेशा धनात्मक होती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आकार जो है या परमाणु त्रिज्या वो जितना कम होगा, आकार जितना कम होगा, आयनन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। आयनन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है अगर आकार कम होता है। और आपको पता है कि अगर आप किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार कम होता है, इसका मतलब आयनन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। कब? किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर। और ये ट्रेंड क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे आप किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं शेप कम हो जाती है, आकार कम हो जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है। और जितनी ज्यादा कम डिस्टेंस होगी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। और उसे तोड़ने के लिए आपको उतनी मात्रा में एनर्जी जो है इसको देनी पड़ेगी। और उसी को हम क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु जो होता है उसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी मात्रा में आपको ऊर्जा देनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी कहते हैं। और यहाँ आपको पता है कि अगर आप वर्ग की बात करें तो किसी वर्ग में जब आप अप टू डाउन जाते हैं तो आकार बढ़ जाता है, तो आकार इंक्रीज होता है। अगर आकार इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं रह पाता, जिस वजह से आप उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करेंगे? बाहर निकाल पाएंगे। तो इसी वजह से वर्ग में अप टू डाउन जाने से, क्योंकि आकार बढ़ता है, इसीलिए आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्योंकि आयनन एंथैल्पी जो होती है वो डिपेंड करती है किस पर? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल पर, और इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण पर भी निर्भर करती है। यहाँ पर आयनन एंथैल्पी में जो आवर्त सारणी है उसमें दो अपवाद है। अगर आप बेरिलियम और बोरोन की बात करो तो यहाँ पर देखिए, आप सेकेंड जो आवर्त है उसमें आपने पहले 4 बेरिलियम और 5 बोरोन को रखा हुआ है। अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करो तो इसका है 1s2 2s2, जबकि बोरोन के अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2 2s2 2p1 है। अब आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो s कक्षक होता है वो नाभिक के ज्यादा पास में होता है, और s कक्षक के इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज्यादा आकर्षित होते हैं अगर क्वांटम संख्या सेम है। तो यहाँ n=2 दोनों में ही जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो सेम है। और अगर ऐसा हो कि मुख्य क्वांटम संख्या सेम है तो s कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक के ज्यादा पास होंगे और नाभिक से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो किसी भी p कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होता है बजाय कि s कक्षक में से। तो यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है p1 में से, जबकि यहाँ आपको पूरे भरे हुए s कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। और क्योंकि s कक्षक नाभिक के ज्यादा पास में होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा। और इस वजह से आयनन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरॉन से। प्रथम आयनन एंथैल्पी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने, अगर आपको किसी भी परमाणु में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसे प्रथम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अगर आप उसी परमाणु में से दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक आयनन एंथैल्पी। और तीसरा निकालेंगे तो उसे क्या कहेंगे? तृतीयक आयनन एंथैल्पी। अगर आप एक ही परमाणु की बात करो तो प्रथम की बजाय द्वितीय आयनन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है,
और द्वितीय की बजाय तृतीय की ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए किसी एक परमाणु की बात करें तो उसके प्रथम आयनन एंथैल्पी से द्वितीय हमेशा ज्यादा होगी और द्वितीय से तृतीय आयनन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप बेरिलियम और बोरॉन के प्रथम आयनन एंथैल्पी की बात करें तो आप लिखेंगे कि बेरिलियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी की वैल्यू बोरॉन से ज्यादा होती है, क्योंकि बेरिलियम में आपको पूरे भरे हुए H कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, जबकि आपको बोरॉन में 2p कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकालना है और s कक्षक नाभिक के ज्यादा पास होता है और s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में प्रभावी नाभिकीय आवेश की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए इसके आयनन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी बोरॉन से। जबकि हम क्या कह रहे थे कि किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो आयनन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो होनी बोरॉन की ज्यादा चाहिए थी बेरिलियम से, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, जहां अपवाद होते हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट जो अपवाद है वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के आयनन एंथैल्पी में। यहाँ अगर आप 7 नाइट्रोजन और 8 ऑक्सीजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 1s2, 2s2 और 2p3, 3 4 5 6 7। जबकि आप ऑक्सीजन की बात करें तो 1s2, 2s2 और 2p4। अब यहाँ आपको इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख के पता चल गया होगा कि किसकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्यादा स्टेबल है उसकी आयनन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि अगर आप स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस है आपको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अर्धपूरित p कक्षक है, इसमें क्या है? अर्धपूरित p कक्षक है और अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है? ज्यादा होता है। इसीलिए नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी की वैल्यू ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी की वैल्यू से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन में अर्धपूरित p कक्षक है जिसके कारण उनका स्थायित्व ज्यादा होता है। तो p3 में से अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो आपको हाई अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। ये है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अगर आप इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात करें तो ये धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब होता है कि यदि आप किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं, तो उस प्रक्रम में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको इंग्लिश में कहते हैं तो शॉर्ट में EG भी लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप 17 ग्रुप के एलिमेंट की बात करें जैसे कि क्लोरीन की, तो आप देखेंगे कि अगर आप क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाते हैं, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के बताऊंगी। 17 क्लोरीन का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो इसका 3p5 होता है। अब आप देखिए अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन अंदर डाल देते हैं तो 3p6 होता है और कक्षक क्या होगा? पूरा भरा हुआ हो जाएगा। यानी कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो किसके जैसा हो जाएगा? ऑर्गन के जैसा। तो आपको पता है इसको अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाएगा। और जब भी किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैसों के जैसा 18 वर्ग के तत्वों जैसा हो जाता है तो वो एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और इन्हें स्थायित्व मिल जाता है। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ऑर्गन जैसा अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा, उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो क्लोरीन के लिए तो अच्छा है कि वो एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या कर ले? ग्रहण कर ले। तो क्योंकि इसको स्टेबिलिटी मिलती है तो बदले में ये क्या करता है? ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो अगर हम क्लोरीन की बात करें तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है, हाईली नेगेटिव होती है 17 वर्ग के तत्वों की। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बढ़ती है और अप टू डाउन जाने से ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। ये ट्रेंड आपको याद रखना है
कि ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का ट्रेंड ही ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी एलिमेंट के नेचर पर डिपेंड करेगी। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है और किसी वर्ग में अप टू डाउन जाने से घटती है। ये याद रखना है, इसको आवर्तिता कहते हैं। और यहाँ पर भी जनरली कोई एक्सेप्शन नहीं है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में, लेकिन एक एक्सेप्शन है, आपको फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि वर्ग में अप टू डाउन जाते हैं तो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, अप टू डाउन गए तो क्लोरीन की ज्यादा है, फ्लोरीन से क्लोरीन की ज्यादा है। ये जो अपवाद मिलेगा आपको ये केवल दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों में उधर एक्सट्रीम राइट में मिलेगा आवर्त सारणी में। तो यहाँ पर फ्लोरीन दूसरे आवर्त का है, क्लोरीन तीसरे आवर्त का है। अगर इससे पहले की बात करें तो ऑक्सीजन और सल्फर में भी ये अपवाद होता है। ऐसे केवल दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों में ही होता है। इसका रीजन क्वेश्चन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, क्यों? ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो यहाँ है कि कौन इलेक्ट्रॉन आने से ज्यादा खुश हुआ, वो ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के केस में हमेशा एनर्जी क्या होगी, उत्सर्जित होगी। अगर आपने किसी एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया और बदले में ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है तो उसे कहते हैं ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्लोरीन के केस में ये ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज्यादा होती है, यानी कि क्लोरीन ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करेगा अगर उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा दिया तो। यहाँ इसका आंसर भी आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मिल जाएगा, 1s2 2s2 2p5। अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p5 और हमने देखा है कि किसी आवर्त में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार कम होता है। तो यहाँ देखो फ्लोरीन का एक तो शेप छोटा होगा, ठीक है, और एक ये आकार छोटा होगा और छोटे आकार में मतलब कम स्पेस में 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। कम स्पेस में इसमें 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और 2s में कितने हैं, 2, और 1s में कितने हैं, 2। तो छोटी जगह में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या है, पहले से ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या है, ज्यादा। अब आप इसमें नया इलेक्ट्रॉन एंटर कराएंगे तो जो पहले से इलेक्ट्रॉन है वो इस नए इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। हालांकि आकार छोटा होने की वजह से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम होगी इनकमिंग, तो यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन में आकर्षण बल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, प्रतिकर्षण है। तो इस फैक्टर के कारण फ्लोरीन की जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो क्लोरीन से क्या होती है, कम होती है, और क्लोरीन की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्लोरीन की वजह क्लोरीन की बात करें तो शेप जो है इसका आकार थोड़ा सा ज्यादा है इससे, क्योंकि ये वर्ग में जस्ट इसके नीचे आता है, तो इसकी कंपैरिजन में इसका आकार थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इसमें आप इलेक्ट्रॉन 2p में एंटर करा रहे हैं जबकि इसमें तीसरे कोष में करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो त्रिविम में स्थान घेरेंगे इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा घेरते हैं, उस वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इनमें कम होता है और इसीलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा आकर्षण का अनुभव करता है नाभिक से, और उस वजह से क्लोरीन की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये है ट्रेंड आयनन एंथैल्पी का और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का।